कौन सोच सकता था कि गैंगस्टर सिंडिकेट इतना पागलपन की हद पार कर देगा। पूरा आर्म्ड हेलीकॉप्टर सिर्फ कुछ जिंदगियों को तलाशने के लिए दौड़ा देगा। हाईवे पर बिना एक पल की भी झिझक के गोलियों की बौछार, गतिरोध वाली सिचुएशन जहां एक छोटी चूक ही जिंदगी खत्म कर देगी। कैसे निकलेंगे ये लोग मौत के फंदे से? सारी कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई। लूनर न्यू ईयर का सीजन फिर आ गया। हवाई यूएसए के चाइना टाउन रंग बिरंगे लालटेनों से नहा रहा था। सड़कों पर लायन डांस के ढोल की गूंज गूंज रही। हर तरफ जीवंत माहौल, लेकिन ठीक उसी पल भीड़ में एक गोरा आदमी तेज तेज कदमों से चला आ रहा। लूट लिया गया था। आंखें इधर उधर बेचैन घूम रही, चेहरे पर बेहद तनाव साफ झलक रहा। थोड़ी ही देर बाद चुपके से मेल बॉक्स में कुछ ठूंस दिया। नतीजा ये कि अगले ही सेकंड नीला ट्रक तेजी से घुसा, सड़क पर उसे चूर चूर कर दिया, फिर सर्द लहजे में इंजन रिव करके भाग गया। दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेज के लेफ्टिनेंट कमांडर जेम्स रिक्रूट्स को पानी के नीचे स्किल्स ट्रेनिंग दे रहे थे। अचानक जेम्स को बुरा समाचार मिला कि उसके पिता वॉल्टर की कल ही हिट एंड रन हादसे में मौत हो गई। पिता के शव के सामने खड़ा जेम्स का दिल जटिल भावनाओं से भर गया। पिता के भयानक अतीत के कारण पिता पुत्र का स्नेह कब का ठंडा पड़ चुका था, परायों जैसे हो गए थे। घर लौटकर जेम्स ने सबसे नरम लहजे में पत्नी को यह खबर बताने की कोशिश की। पत्नी समझ गई कि पति मुद्दे से भाग रहा है तो जॉनी का जिक्र छेड़ दिया, जेम्स का सौतेला भाई। जॉनी का स्टेटस भले संवेदनशील हो, लेकिन पिता गुजर गए तो उसे तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन जेम्स ने फौरन झिड़क दिया, फोन तक न उठाऊंगा उसका। ऊपर से जॉनी की शरारती फितरत से लगता है वो अभी किसी बड़े गड़बड़ झाले को सुलझाने में व्यस्त होगा। जेम्स का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ओक्लाहोमा स्टेट में डिटेक्टिव जॉनी अपनी सुपर कूल मोटरसाइकिल से घर पहुंचा ही था कि गर्लफ्रेंड गुस्से में सामान पैक कर रही दिखी, मानो हमेशा के लिए चली जाना चाहती हो। ये देख जॉनी ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन गर्लफ्रेंड ने बस हल्की सी मुस्कान दी। तंज भरे लहजे में बोली, अगर मेरा बर्थडे तक याद न रख सको तो प्यार करने का हक क्या है? जॉनी के सतही रवैये से वो बुरी तरह तंग आ चुकी थी, तो बिना उसकी ओर सफाई सुने सीधे कार स्टार्ट करके शानदार ड्रिफ्ट मारी और नजरों से ओझल हो गई। गर्लफ्रेंड के चले जाने के बाद जॉनी घर में हक्का बक्का बैठा रह गया। तभी जेम्स की पत्नी का फोन आया। पिता की मौत की खबर बताई और कल के अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद गया था जताई। लेकिन जॉनी के पिता के लिए भी भावनाएं बेहद जटिल थीं। उस घटना के बाद हवाई छोड़ने से 20 साल हो गए। जेम्स से 10 साल से कोई संपर्क नहीं, इसलिए पहले तो अंतिम संस्कार में जाने का कोई इरादा न था। लेकिन अगले ही पल बाथरूम में दो अजनबी अचानक रास्ता रोककर बोले, पिता द्वारा भेजे गए पैकेज को सौंप दो। ये सुन जॉनी हैरान रह गया। उस बूढ़े से तो जॉनी का कोई संपर्क भी नहीं था, तो पैकेज भेजने का सवाल ही नहीं। जॉनी के मना करने पर अजनबी ने तुरंत शरीर पर टैटू दिखा दिया। ड्रैगन टैटू था, जापानी याकुजा का निशान। गुंडे ने धमकी दी कि सोच लो परिणाम, लेकिन जॉनी को डर का नामो निशान न था। तंग घर में भयंकर मारपीट छिड़ गई। बाद में आने वालों संग कुल 3 याकुजा गुंडे, तीनों ने एक साथ हमला किया, लेकिन जॉनी अकेला भारी पड़ गया। डैम हेलीकॉप्टर फिर भी एक अपनी हद भूल गया। जानबूझकर जॉनी की मां का स्मारक पट्ट तोड़ दिया। इससे उसके अंदर का शेर जाग उठा। जॉनी गरजा, गुंडे को पटक दिया, चीज ग्रेटर उठाया और उसके चेहरे पर रगड़ दिया। चीखने की आवाज, बाकी दोनों को फटाफट निपटाया। जॉनी समझ गया मामला अभी बाकी है, हवाई का सफर अब टाल ना सकेगा। अगले दिन वॉल्टर के अंतिम संस्कार में जेम्स ने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो किनारे पर मिस्टर के गैंग के कई गुंडे घूमते फिरते दिखे। थोड़ी देर बाद जॉनी धूलमग्न बेफिक्र अंदाज में आया। जेम्स को छोटे भाई को देखते ही खटकने लगी, लेकिन पत्नी के फोन की मेहनत थी तो तुरंत भुनभुनाए न बचा। कई सालों के फासले के बाद भाइयों की भेंट हुई, लेकिन बातों में बारूद की बू और कटु तंज अभी भी मौजूद। उसके ठीक बाद गवर्नर पीटर, वॉल्टर का अपना आदमी, मंच पर आया और श्रद्धांजलि दी। रस्म निपटने पर सबने लोकल परंपरा से वॉल्टर की राख दफनाई। अंतिम संस्कार सुचारू रूप से हो गया। बाद में जॉनी जेम्स के पीछे उनकी पुरानी यादों वाली हवेली पहुंच गया। पुरानी यादों भरी हवेली को देखकर जॉनी अपने बचपन का पांदर की आदनिया जिक्र छेड़ ही बैठा। जब जेम्स उसे हाफ ब्रीड कहता था, पता चला जॉनी वॉल्टर के अफेयर का नतीजा था। यही दो भाइयों के बीच दरार की जड़ थी। पहले हर बार जॉनी को देखते ही जेम्स को अपने पिता का परिवार के साथ विश्वासघात याद आता, इसलिए छोटे भाई के प्रति कभी अच्छा रवैया न रखा। यही वजह है कि आज उनका रिश्ता इस गतिरोध में फंसा है। लेकिन बाद में खाने के दौरान जॉनी की एक बात ने सबको खामोश कर दिया। उसने ऐलान किया कि इस बार लौटा तो अपने पिता के हत्यारे को ढूंढने आया है। जेम्स ने तुरंत बच्चों को कमरे से बाहर भेज दिया। रिश्तेदारों के सामने झगड़ा न कर जेम्स ने जॉनी को बाहर बुलाकर निजी बात की। जेम्स को अपने भाई की बात पर जरा भी
यकीन न हुआ। उसने सोचा पिता की मौत तो साधारण ट्रैफिक हादसे से हुई और हत्या की कहानी जॉनी का वहम मात्र है। अपनी माँ के कातिल को तो ढूंढ न सके, अब पिता के मर्डर का बहाना बना रहे हो, कुछ तो चेज करने को। सही कहा ना? जेम्स का बिल्कुल न मानने पर जॉनी ने और बहस न की, कुछ गालियां देकर पीठ फेर कर बिना मुड़कर देखे चला गया। उस रात जॉनी बार में जाकर गम भुलाने लगा। एक हॉट औरत ने छेड़ा, लेकिन उसने सलीके से मना कर दिया। उसके ठीक बाद एक मस्कुलर आदमी आया और चेतावनी दी कि हवाई वापस न लौटना। अगले ही पल जॉनी को चक्कर आने लगे और आंखों के सामने तारे नाचने लगे। बारटेंडर ने चुपके से उसके ड्रिंक में नशा मिला दिया था। जब जॉनी को होश आया तो वो बूढ़े व्हाइट के इलाके में था। पता चला सालों पहले उसे यकीन था कि व्हाइट गैंग ने उसकी माँ को मारा था, इसलिए जॉनी ने बूढ़े के कई गुंडों को बुरी तरह लावारिस कर दिया था। उसके बाद अंडरवर्ल्ड ने उसे हवाई से निकाल दिया और हमेशा के लिए वापसी पर पाबंदी लगा दी। हालांकि इस बार पिता को अंतिम विदाई देने के सम्मान में बूढ़ा व्हाइट ने एक बार माफी दे दी, लेकिन 7 दिन के अंदर हवाई छोड़ना होगा वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये कहकर बूढ़े ने जॉनी के शरीर पर चीरा भी लगवा दिया, चेतावनी के तौर पर। फिर उसे समुद्र तट पर फेंक दिया। दूसरी तरफ जेम्स स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा, पिता के केस वाले डिटेक्टिव से मिलने। सीन रिपोर्ट देखनी थी। डिटेक्टिव बोला, बूढ़े को काली इलाके में मारी टक्कर, पूरा वाकया बिना गवाह, बिना सीसीटीवी रिपोर्ट में कोई काम की जानकारी नहीं। इसी पल जेम्स को शक हुआ। पिता का पर्सनल सामान देखने की मांग की, लेकिन डिटेक्टिव ने चुपके से चेतावनी दी, इस मामले को और न खोदो वरना गलत लोगों से टकराओगे। जेम्स का चेहरा अचानक सख्त हो गया। अफसर से साफ कहा, शायद तुम्हें सही समझ न आया, मैं ही यहाँ सबसे ऐसा आदमी हूँ जिसे छूना तुम्हें न चाहिए। ये कहकर जेम्स ने पिता का सामान लिया और पुलिस स्टेशन से चला गया। खाने के ऑर्डर रसीद से उसे एक एड्रेस मिल गया। उधर जॉनी ने जेम्स से एक कदम पहले बाजी मार ली। वो पिता के जिंदा रहते खोले गए। डिटेक्टिव एजेंसी में पहुंच गया। दराज खंगालते हुए अचानक पिस्तौल मिल गई। तभी बाहर ताले की खटखट सुनाई दी। जॉनी ने फौरन छिप गया। उसने देखा कोई गंजा आदमी चुपके से कमरे में कुछ तलाश रहा। जॉनी के पकड़े जाने पर वो भागा, सीधे पहली मंजिल पर कूदा और पीछे मुड़कर तंज भी कसा। गंजे के उकसाने से जॉनी भड़क गया, पूरी ताकत लगाकर पीछा किया। जॉनी ने ब्रूस ली स्टाइल के करतब दिखाए, सामने वाले के जैकी चैन स्टाइल भागने का जवाब दिया। नतीजा बराबरी का। पूछताछ से गंजे ने कबूल किया उसका नाम पीका था, वोल्टर का असिस्टेंट। पहले वो छोटे मोटे काम करता था जैसे ईमेल हैकिंग या फोन टेपिंग। वोल्टर ने आखिरी मिशन दिया था, किसी हाई एंड फूड कंपनी में वेटर बनकर घुसपैठ करना। लेकिन मिशन का असली टारगेट जान पाने से पहले ही वोल्टर सड़क पर मारा गया। ये सुन जॉनी ने फौरन पीका से कहा, मेरे लिए काम जारी रखो। उधर जेम्स हादसे वाली जगह पहुंचा जांच करने। रोड साइड दुकान का कैमरा सीधा घटना स्थल की ओर था। जेम्स अंदर गया, कुछ $100 निकाले ताकि सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, लेकिन नतीजा ये निकला कि कोई गड़बड़ तरीके से काम करना चाहता था। तुम्हें लगता है $300 से मुझे खरीद लोगे? ये रिश्वत का पैसा नहीं, बिना 1 सेंट खर्च किए ले सकता हूँ। ये तो बस तुम्हारे नुकसान की भरपाई है। उधर जॉनी के पास वो और पीको बातें कर ही रहे थे कि अचानक दीवार से टिकी सर्फ बोर्ड की फिन में खराबी नजर आई। उसे ठीक करने को उतारते ही बोर्ड के पीछे से एक कागज का टुकड़ा गिर पड़ा। जॉनी ने फौरन खोला, देखा, लग रहा था कोई सर्वे मैप जिसमें लाल सरकारी सील तक थी। उसने तुरंत अपने कजिन को फोन किया जो गवर्नर का असिस्टेंट था। जो मिला वो बताया, वॉल्टर ने ये नक्शा इतना सावधानी से छुपाया था, कोई राज तो है, शायद उसकी मौत से जुड़ा भी हो। कजिन ने जॉनी से कहा, मैप पर डॉक्यूमेंट कोड भेज दो, ऑफिस पहुंचकर डेटाबेस चेक कर लूंगी। फोन रखते ही जेम्स रसीद के एड्रेस पर पहुंच गया। सौभाग्य से दोनों भाइयों ने एक दूसरे को समय रहते पहचान लिया, वरना गोली चल जाती। जेम्स ने अपनी खोज बताई, फिर एक यूएसबी निकाला जिसमें पिता पर टक्कर मारने का सीसीटीवी फुटेज था। साफ था ये हादसा नहीं, नीला ट्रक जानबूझकर पिता से टकराया था। नंबर प्लेट न होने से तुरंत ट्रेस न हो सका, लेकिन लौटते वक्त दोनों भाइयों पर याकुजा गैंग ने अचानक हमला बोल दिया। दुश्मन ने कार से टक्कर मारी और गोलियां बेमुरौवत चलाई, साफ इरादा दोनों को खत्म करने का। दोनों भाइयों ने काउंटर अटैक का मौका ढूंढा, लेकिन सामने वाली कार के शीशे बुलेट प्रूफ निकले। नुकसान वाली सिचुएशन देख जॉनी ने फौरन दरवाजा खोला, कार से कूदकर जमीन पर उतर गया और दुश्मनों से गोलीबारी शुरू कर दी। काश दुश्मन की फायर पावर कहीं ज्यादा मजबूत न होती। जॉनी को पीछे हटते हुए गोलियां चलानी पड़ी। इस दौरान कार पूरी दुश्मन के कब्जे में थी। जेम्स को खतरनाक हालत में केबिन से रेंगते हुए बाहर निकलना पड़ा। जान पर बनाई, जॉनी चिल्लाया, जेम्स फौरन कूद जाओ। फिर उसने गोली चलाई जो दुश्मन की कार को उड़ा दिया। खतरा अस्थायी तौर पर टल गया। बस इतना बुरा हुआ कि जेम्स का अपना प्यारा महंगा कार भी धूल और राख बन गया। दिल टूट गया उसका। बहुत जल्दी जॉनी और जेम्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए जांच में सहयोग करने। इस वक्त पुलिस चीफ इतना गुस्से में था कि सिर चकराने लगा। आखिर इन दोनों में से एक
दूसरे स्टेट का सस्पेंडेड कॉप, दूसरा सील्ड लेफ्टिनेंट कमांडर। हवाई की सड़कों पर ना कोई अथॉरिटी इनकी। मेरे सामने अब मस्कुलर सुपर हीरो वाला ड्रामा मत करो, वरना दोनों को लॉकअप में ठूंस दूंगा और रोते रह जाओगे। काश पुलिस चीफ की चेतावनी में कुछ वजन होता। पुलिस स्टेशन से निकलते ही दोनों भाई अपने कजिन से मिले। कजिन ने ओरिजिनल आर्किटेक्ट से बात करके सिचुएशन समझी और पता चला कि ये ड्राइंग आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की है। इसे बनवाने वाली पार्टी थी मार्कस रोबिचो की। रोबिचो कंपनी एक खतरनाक गोरा रियल एस्टेट टाइकून। उसके होटल और रिसोर्ट्स एशिया से यूरोप तक फैले हैं। लेकिन कजिन को यकीन न था कि मार्कस जैसे बड़े आदमी का वॉल्टर जैसे मामूली डिटेक्टिव से कोई गठजोड़ हो। ठीक उसी पल जेम्स को एहसास हुआ कि मार्कस जो बनवा रहा था वो होटल नहीं बल्कि कैसीनो था। लेकिन हवाई स्टेट में कैसीनो सख्ती से बैन है। सच जानने के लिए दोनों भाइयों ने मार्कस से मिलने का फैसला किया। सुविधाजनक रूप से कल मार्कस का वार्षिक फंडरेजिंग इवेंट था, लेकिन सिर्फ निमंत्रण पत्र वाले टाइकून्स ही अंदर जा सकते थे। इस बारे में जॉनी के पास तरकीब थी। अब तक उसे समझ आ गया था कि वॉल्टर का पीका को कैटरिंग कंपनी में घुसपैठ कराने का असली मकसद क्या था। अगली सुबह जल्दी कार न होने से दोनों भाइयों को मोटरसाइकिल पर चढ़ना पड़ा, ड्राइंग वाली कंस्ट्रक्शन साइट रेकी करने। पता चला ये आदिवासी लोगों का कम्युनिटी एरिया था। लोगों की जिंदगी भले अमीर ना हो, लेकिन सब में जोश भरी जिंदगी नजर आ रही थी। लेकिन तुरंत बाद जॉनी को कजिन का फोन आया। पुलिस ने समंदर से नीला ट्रक बाहर निकाल लिया। दोनों भाई फौरन क्राइम सीन पर पहुंच गए। कार में मिला शव सिमेई का था, गवर्नर ऑफिस का छोटा मोटा अकाउंटेंट। पुलिस चीफ का इरादा साफ था, ये सिमेई ही था जिसने उनके पिता से टक्कर मारी। लेकिन दोनों भाई इतनी आसानी से मूर्ख न बनने वाले थे। आइलैंड पर रजिस्टर्ड सारे नीले ट्रकों की लिस्ट देखी। फिर पिका को कोबाई इंपोर्ट नाम की जापानी कंपनी की जांच करने को कहा। उसके बाद पिका की मदद से दोनों भाई वेटर बनकर फंडरेजर में घुस गए। इस दौरान पिका को कुछ सुराग मिले। कोबाई इंपोर्ट तो जापानी याकुजा की शेल कंपनी थी, लेकिन ये भी आम बात थी क्योंकि याकुजा के हवाई में कई लीगल बिजनेस थे। वैसे ही जॉनी और जेम्स बौंट गए खबरें जुटाने। पहले जॉनी की तरफ अपनी पहचान बताकर उसने मार्कस की पत्नी वालेंटीना से बात जमाई। पता चला तलाक में बढ़त लेने को वालेंटीना ने वॉल्टर को अपने पति की जासूसी के लिए हायर किया था। वहां बात करना सुरक्षित न था तो वालेंटीना ने ज्यादा न बताया। उसने जॉनी से कल होटल में मिलने का तय किया। उधर जेम्स ने मौका देखा। जब याकुजा लीडर का ध्यान न था, चुपके से उसका बिजनेस कार्ड उठा लिया। लेकिन कार्ड लौटाते वक्त जेम्स ने खुद की पहचान खोल दिया। उनके बाद कार्ड जेम्स ने बिजनेस कार्ड उठा लिया। लेकिन सामने वाले ने कोई लिहाज न दिखाया, बल्कि जेम्स को चेतावनी दी कि दूसरों के काम में ना पड़ो। ये कहकर वो हंसा और चला गया। लेकिन तुरंत बाद मार्कस के गुंडों ने दोनों भाइयों को जबरदस्ती उसके सामने खड़ा कर दिया। साफ था मार्कस को पता था ये वॉल्टर के बेटे हैं। उसने सौम्य बनकर सफाई दी कि पहले पत्नी के अफेयर का शक हुआ था, इसलिए वॉल्टर को उसकी निगरानी के लिए हायर किया। नतीजा ये निकला कि उसका फिजूल ख्याल था। मार्कस ने जोर देकर कहा कि तब उसने मेहनताना पूरा दिया, 1 सेंट भी कम न किया। इसलिए वॉल्टर की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं। वो नहीं चाहता था कि दोनों भाई इस वजह से परेशानी खड़ी करें। लेकिन जॉनी और उसके भाई साफ मीन ना करते। फिर भी जैसे ही वो गए, मार्कस मुस्कुराया और अपनी पूर्व पत्नी की फोटो थाम ली। अगली सुबह जल्दी जब जॉनी होटल पहुंचा वालेंटीना को ढूंढने, तो पता चला वो दुर्घटना से मर चुकी थी। जॉनी को बर्दाश्त न हुआ कि मार्कस इंसानी जान को कूड़े की तरह ट्रीट करे। गुस्से में वो सीधा उसके विला में घुस पड़ा। लेकिन अकेला कैसे लड़ता पूरा बॉडीगार्ड्स गैंग। थोड़ी ही देर में जॉनी को टेजर से गिरा दिया गया। इस पल मार्कस घमंड से जॉनी के सामने आ खड़ा हुआ। जॉनी के बार चिल्लाने को नजरअंदाज करते हुए, तुमने अपनी बीवी को मारा और मेरे पिता को भी। मार्कस को बिल्कुल परवाह न थी क्योंकि किसी को उसकी बात पर यकीन न होता। बाद में मार्कस ने खुद ही पुलिस बुला ली तो जॉनी को अवैध घुसपैठ के आरोप में जेल में ठूंस दिया गया। गवर्नर पीटर के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से ही जॉनी बाहर आया और उसने मार्कस को मुकदमा वापस लेने पर भी राजी किया। पीटर ने सलाह दी कि अब इसमें ना पड़ो, लोकल पुलिस को संभालने दो। अंकल पीटर की सलाह को शुरू से अंत तक जॉनी चुपचाप सुनता रहा। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त जेम्स दरवाजे पर जॉनी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जॉनी ने फिर भी ठंडा रवैया दिखाया। झगड़े के दौरान जेम्स के मुंह से निकल गया, चाहे कितना भी तमाशा कर लो, तेरी माँ वापस ना जिएगी। ये बात सुन जॉनी का गुस्सा भड़क गया। मूसलाधार बारिश के नीचे दोनों भाइयों में भयंकर मारपीट छिड़ गई। कराहना तब तक चली जब तक दोनों थककर चूर न हो गए। छोटे पूरी देह पर तभी रुके। साफ था इतने सालों से जॉनी अपने भाई से बैर पाले था। नाराजगी इस बात की कि सालों पहले जेम्स ने उसे हवाई से भगा दिया था। लेकिन जेम्स के भी अपने दुख थे। बूढ़े वाइट का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बहुत खतरनाक था। जॉनी को जीने का रास्ता तभी मिला जब वो चला गया। हकीकत में जेम्स ने छोटे भाई को बचाने के लिए ही ऐसा किया था। इतने सालों बाद दोनों भाइयों ने आखिरकार देर से आई दिल की बातें कही। उनके बीच की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। थोड़ी ही देर बाद जॉनी की गर्लफ्रेंड का फोन आया। मेलबॉक्स साफी से भाई को बात देने भी अस्पद लगी। करते वक्त उसे याद आया म्यूजिक की हवाई से एक लिफाफा आया था। लिफाफे में यूएसबी था। साफ
साफ था यही वो चीज थी जिसे गैंग ने लाठियां चलाकर भी चुराने की कोशिश की। जॉनी ने गर्लफ्रेंड से कहा कि इसे ले आओ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि हवाई कतई ना आएगी। जॉनी ने फौरन कहा कि प्लेन टिकट भेज दूंगा, ये मामला बेहद जरूरी है, मेरी साइड पर हालात बहुत गंभीर हैं। एक सेकंड पहले लड़की मुहबनावट कर रही थी, साफ मना कर रही थी कि कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगले ही पल वो हवाई एयरपोर्ट पर हाजिर। इस तरह यूएसबी उनके हाथ लग गया। लौटते वक्त पीको ने उसे कंप्यूटर में प्लग किया, लेकिन फौरन समझ आया कि हैक नहीं हो रहा। जॉनी की गर्लफ्रेंड ने झलक मारते ही पहचान लिया, ये डिजिटल क्रिप्टो वॉलेट था। अंदर बेहद सख्त बैंक फायरवॉल सिस्टम लगा हुआ। सरल शब्दों में, ये जिसका भी अकाउंट हो उसके अंदर का पैसा छूने के लिए इस यूएसबी की परमिशन जरूरी है, और इसे हैक करने के लिए 12 शब्दों का रैंडम रिकवरी फ्रेज चाहिए जो सिर्फ अकाउंट होल्डर को पता होता है। ये सुन जेम्स ने फौरन पिता के सामान से मिली रसीद निकाल ली। उस पर सचमुच 12 शब्द लिखे थे, लेकिन जैसे ही पीका आखिरी शब्द डाला, विपत्ति आ निपट गई। कौन सोचता आर्म्ड हेलीकॉप्टर प्रकट हो जाएगा उन्हें शिकार करने। खतरे में गर्लफ्रेंड ने जोरदार ड्राइविंग स्किल्स दिखाई, स्टीयरिंग संभाला, गैस पेडल मेंटल दबाया और कार हाईवे पर बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ी। वो तेजी से गालियां बकते हुए कार को तेज मोड़ रही थी। कार ड्रिफ्ट्स और शानदार एस कर्व्स कर रही। गोलियों की बौछार को कई बार बाल बाल बचाते हुए आखिरकार आग के घेरे से बाहर निकल गई, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही पीछे से मोटरसाइकिल दौड़ती निकली। जॉनी की गर्लफ्रेंड ने फौरन कार घुमाई और उल्टी दौड़ाने लगी, लेकिन मोटरसाइकिल वाला पीछे नहीं हटा। तुरंत बाद 2 हत्यारे कार में घुस पड़े, निशाना सीधा उस जरूरी यूएसबी पर। दोनों भाइयों ने भयंकर संघर्ष शुरू कर दिया। जॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर म्यूजिक गुंडे से निपटना शुरू किया। दूसरे को जेम्स ने कार के फर्श पर अगर पार्टी और मन थी पटक दिया, घसीटा और पीटा जब तक वो थक्कर चूर न हो गया और विरोध न कर सका। इन्हें निपटाने के साथ ही ऊपर वाला आर्म्ड हेलीकॉप्टर फिर करीब आ गया। जॉनी ने हत्यारे की गिराई सबमशीन गन उठाई और खुद को निशाने पर लाकर आग खींची। सबकी नसें गिटार की तारों जैसी तनी थीं। तभी पता चला हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो चुका, सीधा उनकी ओर गिर रहा। गर्लफ्रेंड ने फिर भी संभल कर कार मोड़ी, हेलीकॉप्टर से बचाई। आखिरकार टनल के कवर से बाल मौत से बच गए। फिर ग्रुप ने सुरक्षित जगह पर खाना खाया। इस दौरान पीका ने अकाउंट में घुसपैठ सफल कर ली। पता चला पिछले 3 सालों में इस अकाउंट में $12 मिलियन आए। ये पैसा कई ऑफशोर अकाउंट से होकर आखिरकार कैमन आइलैंड्स के पेटुरपा नाम अकाउंट में पहुंचा। जॉनी और जेम्स ने फौरन एक दूसरे की ओर देखा। मामला गवर्नर पीटर से जुड़ा था। गहराई से विश्लेषण करने पर ग्रुप को नतीजा निकला। मार्कस हवाई में कैसीनो रिसोर्ट बनवाना चाहता था, इसलिए उसे जुआ लीगल करने वाला चाहिए था। इसलिए उसने $12 मिलियन खर्च कर गवर्नर को रिश्वत दी, साथ ही जापानी याकुजा को गंदा काम सौंपा। और समंदर में मरा अकाउंटेंट सिमेई तो व्हिसला ब्लोअर निकला। उसने गवर्नर के गुनाहों का सबूत डाउनलोड कर वॉल्टर को सौंप दिया था, लेकिन सिमेई पकड़ा गया और वॉल्टर को एक्सपोज करने के बाद दोनों को खामोश कर दिया गया। समस्या की गंभीरता समझते ही जेम्स फौरन घर की ओर दौड़ा। नतीजा ये कि उसकी पत्नी और बहन को याकुजा गैंग ले उड़ा चुका था। अगले ही पल मार्कस का जेम्स को फोन आया, दोनों भाई यूएसबी लेकर आओ, लोगों के बदले में, वरना लाशें ले जाओ, तैयार रहो। लेकिन दोनों भाइयों का झुकने का कोई इरादा न था। जेम्स ने अपना निजी हथियार भंडार खोला। दोनों ने दांतों तक हथियार लादे, फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सीधे मार्कस के महल में धावा बोल दिया। पहला निशाना बाहर का गार्ड टीम था। प्रोफेशनल हत्या स्किल्स से उन्होंने बाहरी घेरा फटाफट साफ कर दिया। जब कैप्टन को गार्ड से संपर्क न हुआ तो तहखाने की लाइटें अचानक बुझा गईं और इमरजेंसी लाइट्स जल उठी। मार्कस ने कैप्टन को जांच करने को कहा। पता चला पावर लाइनें काट दी गई थीं और तुरंत ठीक न हो सकती थीं, लेकिन फिर उसे खौफनाक मंजर देखना पड़ा। मार्कस ने पूरा याकुजा मॉब हमला करने का हुक्म दिया। ठान लिया था दोनों भाइयों को वही नेस्तनाबूद करने का। दोनों तरफ से भिड़ंत हुई और खूनी अराजक जंग छिड़ गई। जल्द ही दोनों भाई भूमिगत बंकर में घुस गए और पत्नी बहन को बचा लिया। लेकिन जैसे ही मुड़े, मार्कस को यॉट पर चढ़ने के लिए तैयार होते देखा। जॉनी ने 2 शब्द न बोले, फौरन पीछा किया। मार्कस का बंदूक उड़ा दी, फिर दोनों नाटकीय हाथापाई में कूद पड़े। उधर जेम्स का रास्ता याकुजा बॉस ने रोका। सारी गोलियां खत्म करने के बाद दोनों ने पास के ठंडे हथियार उठाए और भयंकर नजदीकी जंग में कूद पड़े। आखिरकार जेम्स का लोहा भारी पड़ा। उसने लंबी तलवार छीन ली और बॉस के सीने में धांसा दी। तुरंत बाद जेम्स हवा की तरह डॉक की ओर दौड़ा, लेकिन एक कदम पीछे रह गया। इस पल जॉनी मार्कस के सामने कमजोर पड़ गया। मार्कस जैसे ही जॉनी को तमाम करने को था, जॉनी ने ग्रेनेड का पिन खींच लिया। जेम्स ने जोर से जॉनी का नाम चिल्लाया, फिर बिना हिचक पानी में कूदकर बेहोश भाई को किनारे खींच लिया। सौभाग्य से जॉनी की जान बड़ी थी तो बच गया। बाद में गवर्नर पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया। बूढ़ा व्हाइट म्यूजिक जान गया कि जॉनी ने आदिवासी समुदाय की रक्षा की तो उसने सुलह कर ली और जॉनी की मां ताम को मारने वाले असली कातिल का नाम बता दिया। और वो सचमुच बूढ़े व्हाइट का आदमी न था। अब जॉनी अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। कहानी यहीं खत्म। देखने का शुक्रिया।